हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीएसटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जॉब वर्क एंड ई कॉमर्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ई कॉमर्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई भी पर्सन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हुए बिजनेस करता है तो उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला जाता है। मीन्स अगर आपका खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या आप ऑपरेट कर रहे हो या आप मैनेजर हो तो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला जाएगा। इसी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है आपका कि ई सी ओ मीन्स क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है, ई सी ओ मीन्स होता है आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट। ई सी ओ मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसी तरह से एक टी सी एस होता है जिसको बोलते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज। मीन्स जो कलेक्शन के टाइम ही टैक्स ले लिया जाता है उसको बोलते हैं टी सी एस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब हम लोग बात करते हैं जॉब वर्क की। जॉब वर्क बेसिकली जब हमें अपने प्रोडक्ट पे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करानी होती है और उस प्रोसेसिंग को कराने के लिए हम किसी और बिजनेसमैन के पास जो प्रोसेस का वर्क करता है उसके पास अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, तो इसे बोलते हैं जॉब वर्क। अब जॉब वर्क जो प्रोडक्ट होता है उसमें दो कैटेगरी होती है, एक इनपुट होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है। बेसिकली कैपिटल गुड्स विच आर यूज फॉर द बिजनेस, जिसे हमें रीसेल नहीं करना है, अपने बिजनेस में यूज़ करना है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कैपिटल गुड्स। और जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट यूज़ होता है या हमें जिसको रीसेल करना है उसको हम बोलते हैं इनपुट। तो अब प्रोसेसिंग कैपिटल गुड्स पे भी हो सकती है और इनपुट पे भी हो सकती है। ये जब गुड्स प्रोसेस के लिए जाता है अदर पर्सन को, एक टाइम लिमिट होती है कि अगर इनपुट गया है, मीन्स जो प्रोडक्ट हम रीसेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिट होती है 1 ईयर। मीन्स वो 1 ईयर के अंदर अंदर जॉब वर्कर से मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। और अगर कैपिटल गुड्स है तो उसकी टाइम लिमिट होती है 3 ईयर्स। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इनपुट्स के लिए टाइम लिमिट होती है 1 ईयर्स एंड कैपिटल गुड्स के लिए टाइम लिमिट होती है 3 ईयर्स। ई सी ओ मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर, टी सी एस मीन्स टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। और जो टी सी एस का रेट होता है वो 1% होता है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपका 1% आई जी एस टी के नाम से टी सी एस चार्ज किया जाएगा। और अगर इंट्रा स्टेट सेल्स है तो 0.5% सी जी एस टी एंड 0.5% आपका एस जी एस टी किसी के नेम से चार्ज किया जाएगा। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा जॉब वर्क, ई कॉमर्स एंड टी सी एस के बारे में। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बेस पे वर्क कर रहे हैं या उसको ऑपरेट कर रहे हैं या आप उसको मैनेज कर रहे हैं तो ये आप ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाओगे। आइए चलिए क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, इस पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ए पर्सन हु डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स shall be considered as an e-commerce operator on option B operators, option C managers and option D any of these। तो इसमें पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो या आप उसके ओनर हो या आप उसके मैनेजर्स हो तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एक्ट में आपका टी सी एस का जो रेट था इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टी सी एस का रेट होता है 1%। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एट व्हाट रेट शुड द टैक्स बी कलेक्टेड एट सोर्स, ऑप्शन नंबर बी 1%। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी लिमिट गिवन है कि जो टी सी एस कलेक्ट किया जाएगा उसके बारे में लिमिट गिवन है, इफ़ टैक्सेबल टर्नओवर मोर देन 10 लाख। और सेकेंड ऑप्शन में दिया है इफ़ टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 15 लाख। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है इफ़ टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 20 लाख रुपीज़। टी सी एस के लिए कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई भी इसकी लिमिट नहीं की गई है। और जो भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनको टी सी एस कलेक्ट करना होगा एट द
rate of 1%. Question number 4. When can a supply through e-commerce operator opt not to register? Always. Option B, when e-commerce operator is not required to collect TCS. And option C, when the supply doesn't cross the limit. लिमिट के बारे में आपको मालूम है 40 लाख रुपीज़ की लिमिट होती है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज़ से कम है तो ऑप्शनल होता है आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए या ना कराइए। बट अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये लिमिट भी याद रखिएगा। कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेस है तो आप अपने आप को एज ए कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है ई कॉमर्स के रजिस्टर से रिलेटेड। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपको ऑप्शनल है। बी केस में व्हेन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट नहीं कर रहा है और उसकी लिमिट भी क्रॉस नहीं हो रही है तो उसको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ ए प्रिंसिपल टू ए जॉब वर्कर। जॉब वर्कर के लिए प्रिंसिपल कौन होगा? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होता है और जब वो गुड्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्कर के पास भेजा जाता है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें टाइम लिमिट के बारे में पूछा जा रहा है। व्हेन विल द इनपुट एंड और कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्कर बिकम ए सप्लाई। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो पॉइंट्स है कि हमने जो जॉब वर्कर को गुड्स दिया है अगर वो स्पेसिफाइड टाइम तक प्रिंसिपल के पास नहीं आता है तो उसको सेल्स ट्रीट कर लिया जाता है और उसको उस पर फिर प्रिंसिपल को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। और वो टाइम लिमिट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 ईयर टाइम लिमिट होती है इनपुट्स के लिए और 3 इयर्स टाइम लिमिट होती है कैपिटल गुड के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका टाइम से रिलेटेड गिवन है कि 1 और 3 ईयर जो कैलकुलेट करना है वो कब से कैलकुलेट करना है। तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। जिस डेट में कैपिटल गुड्स को भेजा गया है जॉब वर्कर के पास या जॉब वर्कर ने जब रिसीव किया है, दोनों में कोई भी डेट आपकी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, कैन ए प्रिंसिपल सप्लाई इनपुट एंड और कैपिटल गुड्स फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रेमिसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका पहले मीन समझ लीजिए कि अगर प्रिंसिपल को सपोज़ हमने यहाँ से किसी और प्लेस पे जॉब वर्कर के पास गुड्स भेजा और उसके बाद एक हमें ऑर्डर रिसीव हो जाता है जहाँ पे हमें गुड्स की सप्लाई देनी है। और अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो जॉब वर्कर से वो गुड्स को हम वापस अपने बिजनेस प्लेस पे मंगवा लें और फिर हम उसको सप्लाई दें। और सेकेंड ऑप्शन मेरे पास ये भी होता है कि जो जॉब वर्कर का प्लेस है वहीं से सेलर परचेज़र के पास गुड्स को सप्लाई कर दें, राइट। तो लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जॉब वर्कर के प्लेस से परचेज़र के प्लेस पर तभी सप्लाई की जाएगी अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है। सेकेंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जॉब वर्कर का जो प्लेस है वो हमने मिस प्रिंसिपल जो था उसने अपने एज ए एडिशनल प्लेस के नेम से अपने बिजनेस में रजिस्टर्ड करा लिया, तो भी भेजा जा सकता है। या इस बात को कमिश्नर अगर नोटिफाई कर देता है कि जो जॉब वर्कर का प्लेस है वहाँ से गुड्स को सेल किया जा सकता है, तो भी किया जा सकता है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि जॉब वर्कर के प्लेस से भी हम गुड्स सोल्ड कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो जो जॉब वर्कर का प्लेस है वो मेरे बिजनेस के साथ मेरे बिजनेस में एज ए एडिशनल प्लेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, या कमिश्नर से परमिशन लेके, या कमिश्नर ने ऐसा नोटिफाई किया हो कि वहाँ से गुड्स को सप्लाई किया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी गुड्स को वहाँ से सोल्ड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द इनपुट्स आर नॉट रिसीव्ड बैक within the prescribed time limit by the principal, then who is responsible to pay GST? टाइम लिमिट के बारे में बात हो चुकी है कि 1 ईयर टाइम लिमिट इनपुट के लिए होता है और कैपिटल गुड्स के लिए टाइम लिमिट होता है 3 इयर्स। तो अगर उस टाइम तक जॉब वर्कर से गुड्स वापस नहीं आया तो इस पे करने की GST पे करने की लायबिलिटी होगी प्रिंसिपल की, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। अब जो आईटीसी होता है वो कौन क्लेम कर सकता है? तो आईटीसी क्लेम करता है प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ने जीएसटी का पेमेंट किया होगा जॉब वर्कर को। जॉब वर्कर से जब बिल रिसीव हुआ होगा जॉब वर्क के लिए तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होगी, और जीएसटी का हमने पेमेंट किया है तो उस जीएसटी को आगे हम एडजस्ट कर सकते हैं, मींस आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे विच आर रिलेटेड टू द जॉब वर्क, ई कॉमर्स एंड टीसीएस। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंटिंग लाइन में हो या जाना चाह रहे हो या जीएसटी से रिलेटेड वर्क करना चाह रहे हो या आपके यहाँ बिजनेस हो रहा है तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए कि जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क की टाइम लिमिट क्या होती है, ई कॉमर्स में टीसीएस का रेट क्या होता है, ईसीओ का मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका जॉब वर्क का, ई कॉमर्स का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।